नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति और उससे जुड़े कुछ बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार आज का मेरा पहला सवाल राहुल गांधी द्वारा भारत माता की संकल्पना पर बार-बार जोर देने से जुड़ा हुआ है। जब वो संसद में बोल रहे थे तब भी उन्होंने इस बात का और इस शब्दावली का सहारा लिया और अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने एक चिट्ठी जारी की देशवासियों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत माता देश के लोगों की आवाज़ है और उसको सुनने के लिए लोगों को अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो भारत माता की शब्दावली पर जोर देना है, वो उसे आप किस रूप में देखते हैं? खास तौर पर इसलिए क्योंकि माना जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति से जुड़ी हुई शब्दावली बन चुकी है। देखिए, जब राहुल गांधी का वक्तव्य पूरा हुआ उसके बाद शाम तक जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और वो लोग जो ऐसे कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन वो मानते हैं कि भाजपा के पास एक बहुत जबरदस्त रणनीति होती है, मोदी जी का एक जादू है, जब वो कहीं जाते हैं तो जादू चल जाता है और वो अपने विपक्षियों की कमियों को छाप लेते हैं और उनके जरिए उनको पूरी तरीके से परास्त कर देते हैं। ये सब उनके बारे में कहा जाता है। इसकी पूरी एक माइथोलॉजी है, इस पूरा एक मिथक है जो आमतौर पर बनाया जाता है। तो उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने कहा जो कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या कर दी है, इस सवाल को लेके मोदी जी ले उड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर देगी। ऐसी कोशिश हुई भी, लेकिन देखिए ये कोशिश परवान नहीं चढ़ी। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी के वक्तव्य को भाजपा जिस प्रकार की नकारात्मकता के साथ ले रही थी और पेश कर रही थी, आम लोगों ने उस प्रकार की नकारात्मकता के साथ नहीं लिया। अगर उन्होंने बहुत उसको राहुल गांधी के समर्थन के तौर पर भले न लिया हो, लेकिन उन्होंने उस वक्तव्य में बहुत गहरी दिलचस्पी दिखाई और उसको किसी भी अन्य नेता के मुकाबले उन्होंने ज्यादा देखा। कम से कम सोशल मीडिया के जो आंकड़े हैं, डिजिटल मीडिया के आंकड़े हैं, वो इस बात के स्पष्ट रूप से गवाह है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बातें राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही हैं भारत माता की हत्या वाले फिक्रे को लेकर, वो बातें उन बातों में कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर उन बातों में कोई दम होता तो अभी इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया होता। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी किस्म का कोई तूफान नहीं खड़ा कर पाई। दूसरी बात यह है कि अगर आप राहुल गांधी के भाषण 37 मिनट के भाषण के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को सुने तो उसमें वो एक बात कहते हुए नजर आते हैं जिसका मैंने नई परख के मंच पर जिक्र भी किया था। और वो बात ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हम अपने सपनों को थोड़ा स्थगित कर देंगे तो हमें भारत की आवाज सुनाई पड़ेगी। यानी वो मैंने उसका मतलब ये निकाला है कि वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे जो विचारधारात्मक आग्रह होते हैं, देखिए विचारधारा जो होती है वो एक बंद सिस्टम होती है। आप उसके बाहर सोचने के लिए और उसके परे जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तो वो कहते हैं और आपका एक निश्चित विचारधारा जैसे एक चश्मा बन जाता है। अगर कोई अच्छा काम भी हो रहा है और आपकी विचारधारा के उस चश्मे में ठीक से नहीं दिख अच्छे रूप में नहीं दिख रहा है, तो आप उस अच्छे काम के का तात्पर्य भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने कहा आपके जो सपने हैं, यानी आपके जो चश्मे हैं, मैं उनको चश्मा कहता हूँ, उनको आप थोड़ी देर के लिए उतार के देखिए, तब आपको भारत की आवाज सुनाई पड़ेगी। ऐसा तजुर्बा उनको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात उसमें कही थी। हालांकि वो अपने भाषण में आगे उस तरह की बातों को टिका नहीं पाए। उन्होंने अच्छी बात ये कही थी कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी, उनको भीड़ की आवाज कम से कम सुनाई देने देने लगी और वो ज्यादा समझ पाए कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उन्हें अपने उद्देश्य की, जिस उद्देश्य के लिए वे भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकले थे, उसकी प्रतीति उन्हें ज्यादा हुई, उस उद्देश्य की प्रतीति ज्यादा हुई। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो अब वो जो भारत माता के सवाल को लेके जो बात कह रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, यानी जो उनकी तरफ से व्याख्या की जा रही है, मुझे लगता है वो उनके भाषण के उस पहले हिस्से के साथ में गहराई के साथ जुड़ी हुई है और उसको उसी रूप में देखना समझना चाहिए, तभी उसका मर्म समझ में आएगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की शख्सियत, कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति और कांग्रेस के भविष्य, इन तीनों के लिए बहुत ही केंद्रीय महत्व की घटना है। भारत जोड़ो यात्रा अगर आयोजित नहीं की जाती तो आज कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत उत्थान दिखाई पड़ रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लेने की मुद्रा में आ पाई है, ये नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस को अपना बहुत दिनों बाद एक पहला निर्वाचित अध्यक्ष मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसने काफी कुछ कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति को दुरुस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस में जो राज्यों के स्तर पर सिर्फ फुटबॉल हो रहा था, उसको उन्होंने रोका।
तो बहुत ये पूरा का पूरा जो पूरी अवधि है कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक अवधि है और उस अवधि में भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने उस भारत जोड़ो यात्रा से क्या हासिल किया और किस तरीके से देश की जनता के सामने अपने आप को पेश किया, इस चीज का बड़ा महत्व इसमें होता है। तो हमें राहुल गांधी के वक्तव्य को इन सब चीजों की रोशनी में देखना चाहिए। एक और बात है जो भारत माता की शब्दावली से भी या शब्द से ही जुड़ा हुआ है कि पहले तो आम तौर पर ये माना जाता था कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी एक भावना है। लेकिन और नेहरू ने इस तरह का भाषण भी दिया था कि भारत माता कौन है, जो कि पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा संपादित एक किताब का शीर्षक भी है। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें ऐसा माने जाने लगा कि ये दक्षिणपंथी राजनीति के कल पुर्जे हैं या उसके औजार हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो कांग्रेस की राजनीति है या जो वाम धारा की राजनीति उसकी नाकामी थी कि उसने इन चीज़ों को जाने दिया हाथ से? देखिए, ये सब चीजें अगर सकारात्मक तत्वों के हाथ में रहती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक जो मार्क्सवादी ठप्पे की, जिसको रैशनलिस्ट कहते हैं और अनीश्वरवादी कहते हैं, इस तरह की राजनीति का जो विमर्श के क्षेत्र में जब प्रभाव बढ़ने लगा, तो फिर इस तरह की बातें कहने में लोग संकोच करने लगे। यानी आजादी के आंदोलन में जैसे कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता था, है? फिर आप सोचिए कि वंदे मातरम गीत जो है, वो दक्षिणपंथियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपत्ति कैसे बन गया? ऐसा क्यों होने लगा कि आक्रामक हिंदुत्व के प्रवक्ता जो है वो टीवी के मंचों पर किसी मुसलमान से पूछते हैं धमकाते हुए कि वंदे मातरम गा के दिखाओ। आखिरकार ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि आनंद मठ में जो वंदे मातरम गीत है वो दरअसल मुस्लिम विरोध का प्रतीक है और उसका उसी रूप में चित्रण भी किया जाने लगा विमर्श में। जबकि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसी भी रूप में और किसी भी मकसद से ये गीत लिखा हो और उसके पात्र किसी भी रूप में उसको गाते हो, राष्ट्रीय आंदोलन ने तो उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। सवाल ये नहीं है कि वो गीत कब लिखा था, किसने क्या लिखा था, प्रश्न ये है राष्ट्रीय आंदोलन ने उसे किस भावना के साथ स्वीकार किया। लाखों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान देते हुए या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए उस गीत को किस भावना के साथ गाया, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस भावना को तो छोड़ दिया गया, बल्कि सेमिनार रूम में जो विमर्श किया जाता है बैठकर, उस सेमिनार रूम के विमर्श को धीरे धीरे प्रमुखता मिलती चली गई और जो मुसलमान वोटों का जो खेल हुआ, जिसमें मुसलमान वोटों को हर कीमत पे प्राप्त करना है तो उसमें कठमुल्लों को भी महत्व देना है? मुसलमान वोटों का जो खेल हुआ, उस खेल की वजह से ये चीज और भी ज्यादा व्यवहारिक राजनीति में आ गई। सेमिनार रूम से लेकर व्यवहारिक राजनीति तक, चुनावी राजनीति तक एक पूरा सिलसिला बन गया, जिसमें वंदे मातरम जैसे गीतों को प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक, हिंदू परस्त कहा जाने लगा। इसका मतलब बहुत सी चीजें हैं, जैसे संस्कृत भाषा है, वंदे मातरम का गीत है, ये सारी की सारी चीजें सेकुलर, वामपंथी और रैशनलिस्ट नास्तिकतावादी विमर्श ने उठाकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववादियों की गोद में रख दी उठाकर, और खुद को उन लाभों उनसे मिलने वाले लाभों से पूरी तरीके से वंचित कर लिया। तो जब तक इन शक्तियों का उभार नहीं हुआ, जब तक इन लोगों का इस प्रकार का विमर्श चलता रहा और वो चुनाव जीतते रहे, तब तक तो इन चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही ये चीजें गड़बड़ होनी शुरू हुई और चुनावी जीत का पलड़ा भाजपा के पक्ष में झुकना शुरू हुआ, वैसे ही ये पता लगने लगा कि इस विमर्श को छोड़ने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ये पूरी ऐसी स्थिति है और आज स्थिति यह है कि ऐसे लोग जो कि वंदे मातरम को एक प्रतिक्रियावादी गीत मानते हैं या संस्कृत भाषा को मानते हैं कि ये तो केवल संस्कृत की बात कहना है, हिंदुत्व की बात कहना है, तो ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और ये लोग एक कोने में पड़े हुए हैं, वहीं से बैठे हुए कुछ तरह तरह की आवाजें निकालते रहते हैं। इनकी आवाजों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। एक बात मुझे लगती है कि क्या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी भारत माता की जो संकल्पना है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि उनके जो आदर्श विचारक हैं सावरकर, वो पितृभू की बात करते हैं, पितृभूमि, और ये फिर भारत माता या अखंड भारत माता पर जोर देते हैं। तो क्या एक तरीके से देखिए, संकल्पना का घालमेल है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विमर्श जो है वो मिला जुला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकरवादी नहीं है, इसको मैंने अपनी किताब में भी स्पष्ट रूप से लिखा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी गंभीर विचारक से आप बात कीजिए, उन छिछले लोगों से नहीं जो टीवी पर संघ विचारक के तौर पर पेश किए जाते हैं, तो वो सब लोग आपको बताएंगे कि सावरकर के प्रति आदर सम्मान की भावना तो डॉक्टर हेडगेवार में थी,
लेकिन वो हिंदू महासभा सावरकर के निर्देशों पर अपने संगठन को चलाने के लिए तैयार नहीं थे। सावरकर से उन्होंने हिंदुत्व के आधार पर राजनीतिक एकता करने का विचार तो लिया, लेकिन इसके अलावा और उन्होंने कोई बात नहीं दी। भारत माता किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्रकार का बनाया हुआ चित्र नहीं है, तो द्वारकानाथ टैगोर का बनाया हुआ चित्र है। जहां तक अगर मैं सही नाम ले रहा हूं, कुछ गड़बड़ी हो सकती है मेरी बात में, लेकिन मुझे लगता है उनका बनाया हुआ चित्र है। भारत माता तो वहां से प्रचलित हुआ है। तो ये मानना कि वो पितृहु कहते हैं, ये भारत माता कहते हैं, तो इसके अंदर कोई गड़बड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बालकृष्ण मुंजे हों, चाहे विनायक दामोदर सावरकर हों, या दयानंद सरस्वती हों, या विवेकानंद हों, जितने भी हिंदू सिद्धांतकार हैं बड़े, इन हिंदू सिद्धांतकारों से उन्होंने कुछ कुछ चीजें ली हैं और उसके बाद अपने तरीके से उनका एक मिश्रण बनाया है, और वो चीज उसके आधार पर उनकी रीति नीति तय होती है, उसके आधार पर उनका विचार तय होता है। अगर वो इतने बड़े सावरकरवादी होते तो 9 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, सावरकर को उन्होंने भारत रत्न दे दिया होता। कौन रोक सकता था? भारत आज तक सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि वो सावरकरवादी नहीं है। सावरकरवादी भी बहुत से लोग हैं इस देश में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर का सम्मान करता है। डॉक्टर हेडगेवार ने तो स्पष्ट रूप से स्वयंसेवकों को निर्देश दिया था कि उनका काम हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में जाके दरी बिछाना और मेज कुर्सियां बिछाना नहीं है। वो कहते थे कि सावरकर जी का हमारे यहाँ स्वागत है, वो अपने वक्तव्य देना चाहे, भाषण देना चाहे, तो हम लोग श्रद्धा से सुनेंगे उस भाषण को बैठकर, लेकिन हम उनके कहने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चलाएंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह से जैसे भारत माता पर जोर देकर राहुल गांधी सही कर रहे हैं, या उन्हें अपने आप को बेरोजगारी, महंगाई और जो गरीबों की हालत है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ये दोनों का मिश्रण करना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी पे भी जोर देना चाहिए और मेरे ख्याल से वो दे रहे हैं। महंगाई पे भी जोर देना चाहिए और मेरे ख्याल से वो दे रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो भाजपा के विपक्ष में है, इन दोनों मुद्दों पर जोर न देने की बेवकूफी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में इन तमाम मुद्दों पर जोर दिया है। अब ये कहना कि केवल आप इन्हीं मुद्दों की बात करते रहिए, दूसरे मुद्दों की बात ना कीजिए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रतियोगिता करते हुए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति केवल उन्हीं की राष्ट्रवाद और देशभक्ति में केवल उन्हीं की ठेकेदारी नहीं है। वो अकेले ही ऐसे नहीं है कि केवल राष्ट्रवाद और देशभक्ति का दावा कर सकें और बाकी सब लोगों को कह सकें कि ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। ये जो किया गया है कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अपने आप में, मतलब हालत है कि वामपंथी विमर्श में इन बातों को करने में लोगों को संकोच होने लगा था। लोगों को लगने लगा था कि अगर ये बातें कहेंगे तो हम जरा साफ तौर पे वामपंथी नहीं रहेंगे। ये इन सब करने का ही दुष्परिणाम है जो आज दिखाई पड़ रहे हैं। अभी मीडिया में 2 तरह की खबरें चल रही हैं। एक तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शरद पवार सच में कृषि मंत्री बन जाएँगे या नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएँगे आने वाले कुछ दिनों में। और दूसरा कि क्या कांग्रेस ये योजना बना रही है कि दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़े। अभी कुछ मीडिया चैनलों पर ये खबरें चल रही हैं। तो क्या देखिए, आपको लगता है कि आने वाला दिन इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, नई परख के इस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले मैं अभी एबीपी चैनल पर था और वहां पर मेरे ही नामाराशी अभय कुमार दुबे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे हमारे साथ में। तो उनसे एंकर रोमाना खान ने ये सवाल पूछा था जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ना चाहती है, क्या आम आदमी पार्टी से समझौता होगा या उसमें स्थायी रूप से झगड़ा हो गया है। तो उसमें उन्होंने ये इस बात की कोई तस्दीक नहीं की कि कांग्रेस ने 7 सीटों पे लड़ने का फैसला कर लिया है। वो यही कहते रहे कि अ, हम हमारा हर प्रदेश में सबके पास अलग-अलग शक्तियां हैं, लेकिन चूंकि हमें एक मुश्तरका दुश्मन से लड़के उसे हराना है, इसलिए राज्यों में हम मिलजुल कर काम करेंगे। उनका जवाब ये था। अच्छा, अब आप इसमें संदीप दीक्षित का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया है, या अलका लांबा का आपने नाम लिया, या और लोगों का नाम लिया, उन्होंने जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया। तो मैं ये कहता हूं कि लोकसभा के गठजोड़ का फैसला दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं कर सकते। अगर और वो लोकसभा का गठजोड़ होने में अभी बहुत समय है।
ये 8 महीने पहले दिल्ली की 7 सीटों के गठजोड़ का फैसला नहीं होगा। और विधानसभा तो और भी 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो दिल्ली में तो दरअसल अभी चुनाव देखा जाए तो बहुत दूर है। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये बहुत ही फर्जी मीडिया किस्म की मीडियाबाजी है, मैं इसको कहूँगा। इसका मुझे नहीं लग मैं इसको कोई इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दिल्ली में केवल दिल्ली ही अकेली रह गई है, इस पे कांग्रेस आज ही फैसला देने वाली है कि वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और कोई जगह रह ही नहीं गई है हिंदुस्तान में। इस पे कांग्रेस अभी भी गठजोड़ का फैसला कर देगी। ये बिल्कुल मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए जो पत्रकार चले जाते हैं, संदीप दीक्षित के पास चले गए, उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया, किसी के पास चले गए, उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया और उसके बाद शुरू हो गई, दूसरी तरफ से उसका जवाब आने लगा और फिर मीडिया को ये सब बातें करने का मौका मिल गया। अब आप संदीप दीक्षित को लीजिए, संदीप दीक्षित ने तो अपनी माँ शीला दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली में लगातार 3 चुनाव जीते और 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनका उत्तराधिकार ठीक से संभाला नहीं। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, वो तो दिल्ली से उन्होंने वो दिल्ली में रहते भी नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद वो भोपाल में रहते हैं। एक तरह से दिल्ली की राजनीति में वो बिल्कुल सक्रिय नहीं है। वो केवल वक्तव्य देते रहते हैं और मीडिया उनके वक्तव्य को लेके जो है वो प्ले करता रहता है। तो ये तो स्थिति है। आप क्या समझते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के 2 पदाधिकारी लोकसभा की सीटों के बारे में फैसले का ऐलान करेंगे? लोकसभा की सीटों के बारे में जब फैसला होगा तो उसका बड़े स्तर पे ऐलान होगा, बड़े स्तर पे उनके फैसले मेरी जानकारी तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जब अध्यादेश संबंधी विवाद चल रहा था और कांग्रेस सार्वजनिक रूप से ये कहने के लिए तैयार नहीं थी कि वो राज्यसभा में सरकारी विधेयक का विरोध करेगी, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल और शायद सोनिया गांधी की कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत का ही नतीजा ये निकला कि बाद में कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम उस विधेयक का विरोध करेंगे। तो जो असली राजनीति है वो कहीं और हो रही है, जो लोगों के सामने नहीं आ पाती। मीडिया की ये चर्चा मुझे नहीं लगता कि ये गंभीर है और दिल्ली में विपक्ष की एकता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर इससे इसका कोई संकेत मिलता है। और शरद पवार जी के बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? उनके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ, उनके बारे में तो मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। उन्होंने धीरे-धीरे अपनी गतिविधियों के कारण खुद को बिल्कुल संदेह में लपेट लिया है। उनकी किसी बात पे कम से कम मुझे तो भरोसा नहीं होता। वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये जो उनमें टूट हुई है, ये इस टूट का किरदार भी कुछ ऐसा है जो धीरे-धीरे समझ में आएगा कि वो क्या है। अजित पवार की क्या भूमिका है, वो भाजपा के कौन से संदेश उन तक ले जा रहे हैं या शरद पवार का संदेश भाजपा तक ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और कल के अंक में मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में और विभिन्न मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। अभी सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।